हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। हमारी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकॉन पर क्लिक करना मत भूलिएगा। दिवाली पर सास ने दिया बहू को सरप्राइज गिफ्ट। अरे बाप रे, बारिश के चलते कितना लंबा ट्रैफिक है। तेरे कपड़े भी गंदे हो गए बिटिया। इंटरव्यू तो तू कल भी दे सकती थी। पापा, इस कंपनी में काम करने के लिए मैंने बहुत मेहनत की। बड़ी मुश्किल से आज इंटरव्यू फिक्स हो पाया। जाना बहुत जरूरी है। अगर एक बार मेरी इस कंपनी में जॉब लगी तो आपको ऑटो चलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कुछ देर में चंचल अपने पिता के साथ एक बड़ी सी कंपनी में। कुछ देर में जब चंचल इंटरव्यू के लिए कैबिन में जाती है तो मैनेजर उसके गंदे कपड़े देखकर उसका मजाक बनाती है। हमारे यहाँ जो नौकर साफ सफाई का काम करते हैं उनके कपड़े भी तुम्हारे कपड़ों से काफी साफ है। तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम जैसी गरीब को अपनी कंपनी में नौकरी दूंगी? अब तुम यहाँ से जा सकती हो। चंचल ने जिस कंपनी में इंटरव्यू देने के लिए इतनी मेहनत की थी वहां उसका इंटरव्यू भी नहीं होता और उसकी गरीबी के चलते उसे वहां से निकाल दिया जाता है। बाहर आकर वो अपने पिता को सारी बात बताती है। कुछ देर में सुरेश और चंचल की नजर रोड की तरफ खड़े पीयूष नाम के लड़के पर पड़ती है जो कि अपनी गाड़ी के बाहर खड़ा होता है। मेरी गाड़ी खराब हो गई और मुझे अर्जेंट मीटिंग के लिए जाना है। साहब, अगर आप बुरा ना माने तो आप हमारे ऑटो में बैठ सकते हैं। मैं अभी बड़ी सी कंपनी में इंटरव्यू देने गई थी, पर मेरे गंदे कपड़े देखकर उन्होंने मुझे कंपनी से निकाल दिया। पर मैं नहीं चाहती कि इस बारिश की वजह से आपका भी काम खराब हो। जी शुक्रिया। पीयूष उनके ऑटो में बैठ जाता है और मनोहर उनको उनके घर छोड़ देता है। लेकिन पीयूष को पहली ही नजर में उसकी सादगी बड़ी पसंद आती है। साथ ही उसके बात करने के लहजे से भी उसे पहली नजर में ही उससे प्यार हो जाता है। उस दिन के बाद वो चोरी छुपे चंचल से मिलने लगता है और कुछ दिन बाद उसे शादी करने के लिए प्रपोज कर देता है। चंचल, मैं तुम्हें पसंद करने लगा हूँ। क्यों ना हम अपनी आने वाली जिंदगी एक साथ बिताएं। लेकिन क्या तुम्हारे घर वाले इसके लिए मानेंगे? तुम चिंता मत करो, मैं उन्हें मना लूंगा। पीयूष अपने घर पर बात करता है और कुछ दिन बाद पीयूष और चंचल की शादी हो जाती है। अब जैसे ही पीयूष चंचल के साथ अपने घर आता है तो जानकी सबसे पहले अंदर जाती है और रसोई से चंचल की थाल लाकर अपनी बहू का गृह प्रवेश करवाती है, जिसके बाद वो उसे कमरे में आराम करने भेज देते हैं। क्या हुआ पूजा, तुम कमरे को ऐसे क्यों देख रही हो? और अब तक तुमने अपना सामान भी अलमारी में नहीं रखा। एक्चुअली मैंने इतनी लग्जरी अलमारी ही कभी नहीं देखी। मुझे समझ ही नहीं आ रहा इसे कैसे खोलूं। कोई बात नहीं, मैं रख देता हूँ। अगले दिन चंचल सुबह उठकर सबके लिए खाने में तरह तरह के पकवान बनाती है। वाह बहू, आज इतने दिनों बाद हमने नौकर नहीं बल्कि परिवार के सदस्य के हाथ से बना खाना खाया है। पहले जब तक मैं ठीक रहती थी मैं खुद ही सबका खाना बनाती थी, लेकिन अब तो मुझसे भी खाना नहीं बनता। डोंट वरी मम्मी जी, अब मैं आ गई हूँ ना, मैं सब संभाल लूंगी। अब से आपको मेरे हाथ का खाना ही मिलेगा। चंचल ने आते ही अपनी बातों से सबका मन जीत लिया था। वो अभी अपने ससुराल में आकर बड़ी खुश थी। ऐसे ही शादी के बाद वो लोग हनीमून के लिए कश्मीर चले गए और जब वहां से वापस लौटे तो लो, तुम याद कर रही थी और तुम्हारी भाभी आ गई। ऋचा ने जैसे ही पीछे मुड़कर देखा तो वो लड़की और कोई नहीं बल्कि चंचल थी जो उस दिन उसके ऑफिस में इंटरव्यू देने आई थी। तुम यहाँ? जी आप यहाँ? तुम दोनों एक दूसरे को जानती हो? हाँ माँ, एक रोज ये गंदे से कपड़े पहनकर इंटरव्यू के लिए आई थी और याद है आपको भैया, आपको उस लड़की का प्रोफाइल भी पसंद आ गया था जिसके बारे में मैंने आपको बताया, वो यही तो थी। अच्छा, अब जो भी हो, लेकिन अब है तो वो तेरी भाभी ना और मेरी बहू। माँ, मैं कुछ महीनों के लिए बिजनेस मीटिंग के लिए बाहर क्या गई, आप किसी भी गरीब लड़की को मेरी भाभी बनाकर ले आई? ये कैसी बातें कर रही हो तुम ऋचा? वो तुम्हारी भाभी है और तुम्हें उसकी रिस्पेक्ट करनी आनी चाहिए। रिस्पेक्ट और इसकी? ऐसा कहकर ऋचा तो अंदर चली गई। चंचल को उसका ये बर्ताव थोड़ा अजीब तो लगा लेकिन उसने कुछ कहा नहीं। बहू, ये तो ऐसी ही है मुंहफट, तुम इसकी बातों का बुरा मत मानना। ऋचा चंचल को कुछ खास पसंद नहीं करती थी, लेकिन जानकी को चंचल का व्यवहार बड़ा पसंद था। धीरे धीरे वो उसे खुद की बेटी से भी ज्यादा प्यार करने। शाम के वक्त, वाह कितना टेस्टी खाना बनाया मम्मी, घर में नया कुक रख लिया है क्या? अरे नहीं, ये तो तेरी भाभी ने बनाया है, ये तो कुक से भी अच्छा खाना बनाती है। हाँ, ये गरीब और कर भी क्या सकती है, चूल्हे चौके में इसने अपनी जिंदगी बिताई होगी और इसे तो कुछ आता नहीं होगा। ऋचा, अपनी भाभी के लिए ऐसा नहीं बोलते, और वो भी कोई कम पढ़ी लिखी नहीं है। जैसे भी करके उसके पिताजी ने उसे MBA करवाया है।
यही उसके लिए काफी है। हाँ, छोटी मोटी जगह से फर्जी डिग्री आसानी से मिल जाती है। मॉम, तुम नहीं जानती। अच्छा, मैं चलती हूँ, कल मेरी एक क्लाइंट के साथ अर्जेंट मीटिंग है, उसकी तैयारी करनी है। रिचा सारी रात बैठकर तैयारी करती है और फिर देर रात उसकी आंख लग जाती। अगले दिन उसकी मीटिंग थी, इसलिए जल्दी में ना तो वो नाश्ता करती है और ना ही वो लंच लेकर जाती है। ये क्या, ननद जी तो भूखे पेट ही चली। कोई बात नहीं, मैं उन्हें नए ऑफिस में देकर आती हूँ। अब वो उसे खाना देने ऑफिस जाती है। वो सभी मीटिंग के लिए बैठे हुए थे और रिचा अपनी प्रेजेंटेशन सबके सामने पेश करती है। लेकिन जो प्रेजेंटेशन वो अगले दिन क्लाइंट के सामने प्रेजेंट करती है वो उन्हें पसंद नहीं आती। तभी चंचल ये सब देख लेती है। नहीं, हमें ये पसंद नहीं आया, हम जा रहे हैं, ये प्रोजेक्ट हम किसी और को दे देंगे। तभी चंचल झट से अंदर आती है। नो सर, प्लीज गिव अस वन चांस। आई एम वाइफ ऑफ मिस्टर पीयूष, लेट मी गिव चांस। अब चंचल उनके सामने एक प्रेजेंटेशन पेश करती है जो कि सबको पसंद आती है और उन्हें ये ऑर्डर मिल जाता है। रिचा को भी अपनी गलती का एहसास होता है। घर आकर वो सारी बात जानकी को बताती है। मैंने कहा था ना, मेरी बहू किसी से कम नहीं। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए। अब दिवाली का त्योहार आने वाला था। बाजार में दिवाली के सामान की भीड़ थी। चंचल भी पीयूष के साथ दिवाली की शॉपिंग के लिए जाती है और घर आ सुंदर रंगोली भी बनाती है। इस घर में चंचल की ये पहली दिवाली थी, इसलिए उसकी सास एक बड़ी दिवाली पार्टी घर में रखती है। साथ ही चंचल के मम्मी पापा को भी बुलाती है। सभी लोग चंचल की खूबसूरती की खूब तारीफ कर रहे थे। कुछ देर बाद, मैं बहुत खुश नसीब हूँ कि इतनी सुंदर और समझदार लड़की मेरे पीयूष की लाइफ में आई और मेरे घर की बहू बनी। मेरी बहू की समझदारी की वजह से हमें एक बहुत बड़ा करोड़ों का ऑर्डर मिला है, इसलिए मैं आज अपनी बहू को एक सरप्राइज गिफ्ट देना चाहती हूँ। ये लो बहू, ये हमारे ऑफिस की चाबी। आज से तुम भी उस ऑफिस की मालकिन हो और मैं चाहती हूँ कि मेरे दोनों बच्चे रिचा और पीयूष की तरह तुम भी उस ऑफिस को संभालो। और ये रही तुम्हारे ऑफिस में बने केबिन की चाबी। साथ ही ये एक बड़ा सा घर तुम्हें कंपनी की तरफ से दिया जाता है, जिसमें तुम चाहो तो अपने माता पिता को ठहरा सकती हो। अपनी सास से मिला ये दिवाली का सरप्राइज गिफ्ट पाकर अब चंचल बहुत खुश होती है। उसकी आंखों में खुशी के आंसू आ जाते। रचना की शादी को कुछ दिन ही हुए थे। वो अपने ससुराल पहुंचते ही अपने पति से झगड़ने लगी। ओह गॉड, इस एक कमरे में मेरी दहेज का एक सोफा तक नहीं आ पाएगा, फिर मैं बाकी का सामान कहाँ सेट करूंगी। धीरे बोलो, भाभी सुनेंगी तो उन्हें कितना बुरा लगेगा। वो 6 साल से इस घर में हम सब लोगों के साथ रह रही हैं और तुम हो कि आती शुरू हो गई। हाँ, वो तो दहेज में लाई भी क्या होंगी, मुश्किल से 2 जोड़ी कपड़े और 2 बर्तन। यही तो फर्क होता है गरीब और अमीर घर की बेटी में। गरीब और अमीर तुम अपने मायके में हो, यहाँ वो तुमसे बड़ी है, तुम्हारी जेठानी है, उनका ओहदा तुमसे बड़ा है। रसोई में खड़ी रचना की जेठानी उर्मिला ये सब सुन रही थी। बात आगे ना बढ़े इसलिए उसने वहां आकर कहा, देवरानी जी सही तो कह रही हैं देवर जी, इसका सामान यहाँ आ नहीं पाएगा, इसलिए मैं इसका सारा सामान ऊपर वाले पोर्शन में ही रखवा देती हूँ। ये सुनकर रचना मन ही मन सोचने लगी, अच्छा है, अब मैं आराम से ऊपर रहूंगी, अब मुझे इनके आदेश तो नहीं मानने पड़ेंगे और नहीं नीचे आना पड़ेगा। अब रचना ऊपर वाले फ्लोर पर रहने चली गई। ऐसे ही शाम हो गई। रात का खाना उर्मिला ने बनाकर तैयार कर लिया, लेकिन रचना ऊपर से नीचे उतर कर नहीं आई। फिर वो उसका खाना ऊपर ही दे आई। अगली सुबह भी वो रसोई में उसका इंतजार करती रही, लेकिन देवरानी थी जो आराम से सुबह के 10 बजे तक सो रही थी। उर्मिला को लगा कि शादी की रस्मों में थक गई होगी, इसलिए वो उसे नाश्ता देने ऊपर ही चली गई। जहाँ उसने देखा रचना अभी तक सो रही है। ये क्या रचना, तुम अभी तक सो रही हो? ओफो जेठानी जी, आपको बिल्कुल भी मैनर्स नहीं है। अरे किसी के कमरे में नॉक करके आया जाता है, समझी? माफ करना, वो तुम नीचे नहीं आई इसलिए मैं नाश्ता देने ऊपर चली आई। उर्मिला नाश्ता रखकर नीचे आ गई, लेकिन वो बात उसके दिल पर लग गई और उसकी आंखें भर आई। क्या हुआ, किसी ने कुछ कहा क्या? मैं ही पागल हूँ जो किसी के कमरे में भी मुंह उठाकर चली जाती हूँ। ठीक ही कहती है देवरानी जी। ओह, तो रचना की किसी बात का बुरा लग गया। जाने दो, वो मुंह फट है, उसकी बातों को दिल पर मत लगाया करो। उस दिन के बाद से उर्मिला कभी ऊपर नहीं गई और ना ही रचना कभी नीचे उतरती। वो कभी अपना खाना बाहर से मंगवा लेती और कभी घर के खाने का मन हो तो अपना खाना ऊपर ही बना लेती। अब वो अपनी रसोई अलग अलग कर लेती है। ऐसे ही 6 महीने बीत जाते हैं। कुछ दिनों बाद दिवाली का त्योहार आने वाला था। रचना की अपने ससुराल में पहली दिवाली थी, इसलिए वो बड़ी खुश थी। एक रोज रचना पाइप से अपनी रेलिंग धो रही थी। नीचे उर्मिला ने कपड़े सूखने डाले हुए थे। पानी गिरता देख वो बोली, लगता है बाहर बारिश हो रही है, सारे कपड़े गीले हो जाएंगे।
बाहर आकर उसने देखा कि उसकी देवरानी रेलिंग धो रही है। ए रचना की बच्ची, ये क्या कर रही हो? दिख नहीं रहा नीचे कपड़े सूख रहे हैं? दिवाली के लिए पर्दे और चादर सब धोकर डालिए, वो सब गीली हो जाएंगी। हाँ तो मैं क्या करूँ? मैं दिवाली की सफाई भी ना करूँ क्या? और वैसे भी इतनी पुरानी चादर और पर्दे कब से घिस रही हो? लगता है जब से शादी हुई है इन्हें इस्तेमाल कर रही हो। अरे मुझे देखो, 6 महीने हुए हैं शादी को, तब भी नए पर्दे और चादर लेकर आऊंगी दिवाली के लिए। तुम गरीबों की तरह नहीं कि एक कोई सालों तक घिसती रहो। हाँ, हम गरीब ही सही, मेरे पति जितना कमाते हैं ना, मैं उसी में खुश हूँ। कम से कम अपने मायके वालों से मांग कर तो नहीं लाती ना। तुम्हारी इतनी हिम्मत, मेरे मायके वालों पर जाओ? अरे तुम्हारे गरीब मायके वालों की हैसियत होगी तभी तो कुछ दे पाएंगे ना अपनी बेटी को। अब देखना मेरे मायके से दिवाली पर कैसे मिठाई के डब्बे और ड्राई फ्रूट्स आते हैं। गरीब कहीं की। अच्छा, तू मुझे गरीब बोलेगी? उन दोनों में बढ़ता झगड़ा देख उसका जेठ उर्मिला को अपने साथ अंदर ले गया। क्या उर्मिला, तुम बड़ी हो, कम से कम तुम तो चुप कर जाओ। अपने पति की बात मानकर अब उर्मिला चुप हो गई। दिवाली की शॉपिंग के लिए दोनों देवरानी जेठानी शॉपिंग पर जाते हैं, जहां अमीर देवरानी महंगे दिए, डेकोरेशन का सामान और महंगे पर्दे, झूमर और लाइट्स खरीदती है, तो वहीं बेचारी गरीब जेठानी सस्ते से दिए, मोमबत्ती लाती है, क्योंकि उसका पति एक मैकेनिक की नौकरी करता था, जबकि देवरानी का पति अंकुर एक बड़ी कंपनी में मैनेजर था। अंकुर, मुझे दिवाली पर ये वाली साड़ी चाहिए, ये मेरी पहली दिवाली है। लेकिन रचना, हमारी शादी पर ही तो तुमने कितनी महंगी महंगी साड़ियां बनवाई थी, उसी में से कुछ पहन लो ना। नहीं नहीं नहीं, वो सब तो मेरी फ्रेंड्स ने देखी हुई है। वो क्या है ना, शादी के बाद हर फंक्शन की फोटो मैं सोशल मीडिया पर अपलोड करती रहती हूँ ना। अच्छा ठीक है, चलो ले लो। रचना अपने लिए महंगी साड़ी लेकर आती है, साथ ही वो लोगों को देने के लिए महंगे महंगे गिफ्ट और मिठाइयाँ भी लेकर आती है, लेकिन अपनी गरीब जेठानी के लिए वो कुछ नहीं लाती। ऐसे ही दिवाली का दिन पास आने लगता है तो गरीब जेठानी की बेटी अपनी माँ से कहती है, माँ मुझे कुछ नए कपड़े दिलवा दो ना दिवाली पर पहनने के लिए। बेटी तू तो जानती है इस महीने वैसे ही इतना खर्चा है, तेरी फीस भरनी है, तेरे पापा ने जो कर्जा लिया उसका ब्याज भरना है, लेकिन तू परेशान मत हो, मेरा एक दुपट्टा रखा है भारी, मैं उसी की कोई ड्रेस तेरे लिए बनवा दूंगी। उर्मिला अपने दुपट्टे की ड्रेस बनाकर तैयार कर देती है। ऐसे ही दिवाली वाला दिन आ जाता है। अमीर देवरानी अपने फ्लोर की डेकोरेशन के लिए बाहर से इवेंट वाले को हायर करती है और लाइट्स, मोमबत्ती और दिए से सारे फ्लोर को डेकोरेट करती है, तो वहीं नीचे गरीब जेठानी आंगन में लगे फूलों से घर को सजाती है और रोली, हल्दी और आटे से रंगोली बनाती है, जबकि देवरानी ने ससुराल में अपनी पहली दिवाली की खुशी में अपने फ्लोर पर पार्टी रखी होती है, जिसमें तरह तरह के पकवान और खाना होता है, तो वहीं गरीब जेठानी खीर, बताशे और हलवे का भोग माँ लक्ष्मी को लगाती है और उनकी आरती करती है। पिंकी भी अपनी ड्रेस पहनकर तैयार हो जाती है। उसका भी बड़ा मन था ऊपर पार्टी में जाने का, लेकिन रचना ने उनको बुलाया ही नहीं था। पार्टी के बाद देवरानी अपने दोस्तों के साथ पटाखे जलाने छत पर जाती है कि तभी तेज चिंगारी उसकी साड़ी में आकर लगती है। उसकी साड़ी आग पकड़ लेती है और वो जोर जोर से चिल्लाने लगती है। ये तो देवरानी जी की आवाज है। वो सभी ऊपर की तरफ जाते हैं जहाँ उसकी साड़ी में आग लगी होती है। सभी मेहमान डर के मारे दूर खड़े थे। तभी उर्मिला भागते हुए जाती है और पानी की बाल्टी उसके ऊपर डाल देती है, जिससे उसकी आग बुझ जाती है और उसकी जान बच जाती है। अब रचना को अपनी गलती का एहसास होता है। मुझे माफ कर दीजिए जेठानी जी, मैंने आपके साथ कितना गलत किया, लेकिन आज आपने मेरी जान बचाई। हम भले ही ऊपर नीचे रहते हैं, लेकिन हैं तो हम एक ही परिवार ना। और मेरी देवरानी के इस घर में पहली दिवाली है, तो भला मैं उसे कुछ भी कैसे होने दे सकती थी। रचना अपनी जेठानी के गले लग जाती है, जिसके बाद वो सभी गिले शिकवे भूलकर एक साथ मिलकर खुशी खुशी दिवाली मनाते हैं। साक्षी की ये पहली दिवाली थी, इसलिए ससुराल में दिवाली के त्योहार को लेकर सभी उत्साहित थे। साक्षी भाभी, आपकी तो हमारे साथ ये पहली दिवाली है। वैसे आप अपने घर में दिवाली की तैयारियों के लिए क्या क्या करते थे? मैं तो सुंदर साज सजावट करती थी, शाम के समय पूरे घर में दीपक जलाती थी, फिर सब मिलकर लक्ष्मी गणेश का पूजन करते थे। और हाँ, रंगोली तो मैं एक दिन पहले ही बना लेती थी। पर भाभी, मुझे तो रंगोली बनानी आती ही नहीं। कई बार कोशिश की पर कभी भी नहीं बनी। भाभी, आप मुझे रंगोली बनाना सिखाओगे? हाँ हाँ, क्यों नहीं। एक काम करते हैं, बाजार से रंगोली बनाने का सामान ले आते हैं, फिर हम बहुत सुंदर रंगोली बनाएंगे। ठीक है भाभी, मैं अभी आती हूँ। अजय भैया, मैं आपकी स्कूटी लेकर जा रही हूँ, आपको भी कहीं जाना तो नहीं है ना? नहीं नहीं, अभी तो कहीं नहीं जाना, तुम दोनों होकर आ जाओ, फिर चला जाऊंगा।
साक्षी के आ जाने से घर में कितनी रौनक आ गई है। अब हाँ सुलोचना, साक्षी बहू का स्वभाव भी बहुत अच्छा है। हमारी मंजू के साथ वो कितना घुल मिल गई है भाई। मैं सोच रही थी कि बहू की पहली दिवाली है तो हम खूब धूमधाम से ये दिवाली का त्योहार मनाएं। हमारी बहू को किसी भी बात की कोई कमी ना हो। अजय, तू एक काम कर बेटा, बिजली वाले को बुलाकर पूरे घर में लाइट लगवा दे। ठीक है मम्मी, अभी साक्षी और मंजू आ जाएं, फिर बुला लाऊंगा। कुछ देर बाद साक्षी और मंजू रंगोली का सामान लेकर आ जाती हैं। साक्षी बहुत सुंदर रंगोली बनाती है, साथ ही वो मंजू को भी रंगोली बनाना सिखाती है। अरे वाह, बहुत सुंदर रंगोली बनाई है। मम्मी, भाभी ने तो मुझे रंगोली बनाने में बिल्कुल एक्सपर्ट कर दिया। देखो ये डिजाइन कैसा लग रहा है मम्मी। बहुत सुंदर। मंजू, हम तो बहुत किस्मत वाले हैं जो हमें साक्षी जैसी बहू मिली है। बहू, तुम वाकई में बहुत हुनर वाली हो। थैंक यू मम्मी जी, थैंक यू सो मच। मम्मी जी, वो मम्मी का फोन आ रहा था, दिवाली के लिए कुछ बात कर रहे थे। दिवाली देने आना था उन्होंने, तो कब आने का बोल दूं? एक काम करो बहू, कल दिवाली वाले दिन ही बुला लो। सब मेहमान भी आ रहे हैं। काफी मेहमान ऐसे हैं जो तुम्हारे परिवार वालों से मिल नहीं पाए थे। और हाँ, रश्मि बुआ तो शादी में आई ही नहीं थी। तुम्हें बताया था ना, उनके पैर में फ्रैक्चर हो गया था। तो अब ननद जी दिवाली पर ही मिलने आ रही हैं। वो भी उनसे मिल लेंगी। कल दोपहर में ही बुला लो। ठीक है मम्मी जी, मैं अभी मम्मी को फोन कर देती हूँ। साक्षी अपने मम्मी पापा को दिवाली के लिए बुला लेती है। साक्षी के परिवार वाले ज्यादा पैसे वाले नहीं थे। साक्षी और अजय की ये लव मैरिज थी, पर साक्षी को ससुराल बहुत ही अच्छा मिला था। उसके सास ससुर ननद सभी बहुत अच्छे थे। इस बात को लेकर साक्षी बहुत खुश थी। साक्षी के सास ससुर ने एक बार भी उसे किसी भी चीज के लिए कुछ नहीं कहा। जो उसके मम्मी पापा ने दिया उन्होंने दिल से स्वीकार किया। अगले दिन दिवाली का त्योहार था। साक्षी के मम्मी पापा भी दिवाली देने के लिए आ गए। पहले से ही अजय की बुआ, फूफा जी और बाकी सब मेहमान पहुंचे हुए थे। ननद जी, ये साक्षी के मम्मी पापा हैं। शादी में बहन जी इनका आना हुआ नहीं था, तो मुझे लगा कि आज ही आप सबसे मिल भी लेना होगा और दिवाली का त्योहार भी सब मिलकर मना लेंगे। हाँ हाँ, तो आना ही था। अब लड़की की शादी की है तो सारे पहले त्योहार तो देने ही होते हैं। बहन जी, ये दिवाली के कुछ उपहार और बाकी सामान। अरे बहन जी, इतना सामान लाने की क्या जरूरत थी? पहले ही आपने करवा चौथ पर बहुत कुछ कर दिया था। अरे नहीं बहन जी, कहाँ ज्यादा है, थोड़े बहुत उपहार ही तो हैं। साक्षी के मम्मी पापा दिवाली के सारे उपहार वहां रख देते हैं। सब लोग चाय नाश्ते में लग जाते हैं। साक्षी भी मंजू के साथ सबकी खातिरदारी में लगी हुई थी। ननद जी, ये रंगोली देख रहे हो? साक्षी ने बनाई है और पूरा घर साक्षी ने अपने हाथों से सजाया है। मंजू भी अब साक्षी से बहुत सुंदर रंगोली बनाना सीख गई है। वो सामने जो रंगोली है वो साक्षी और मंजू ने बनाई है। हमारे तो भाग्य खुल गए ननद जी। हमारी साक्षी के कदम पड़ने से घर में मानो रौनक आ गई है। अभी समय ही कितना हुआ है। शुरू शुरू में सब अच्छा करते हैं, आगे जाकर ही पता चलेगा। हमारी बहुएं भी ऐसी ही थी, शुरू शुरू में बड़ी सेवा करती थी। आज देख लो, सब अलग होकर बैठी है। मेरे पैर में फ्रैक्चर हुआ, एक ने भी सेवा नहीं की। साक्षी की सास अपनी ननद की बातें चुपचाप सुन रही थी, पर वो उस समय कुछ नहीं बोली क्योंकि सारे मेहमान वहीं बैठे थे। कुछ देर बाद साक्षी के मम्मी पापा जब दिवाली देकर चले गए तो ननद उनके लाए हुए उपहार देखने लगी। तुम बहुत सीधी हो सुलोचना, ये कोई सामान दिवाली पर देने का है? ये क्या है? डालडा घी के लड्डू, मिठाइयाँ और इतनी हल्की क्वालिटी के कपड़े, कोई ब्रांड का नाम भी नहीं है। और ये देखो, मुझे जो लिफाफा पकड़ाया उसमें देखो क्या ही दिया है। इन्होंने, पता है, मैं शादी पर भी नहीं आई थी तो कुछ ज्यादा ही देते शगुन। 2100 रुपए दिए हैं मुझे बस। मालती बुआ अभी जाने ही लगती है कि साक्षी थाल में दीपक लेकर आ जाती है और मालती से कहती है, बुआ जी, जाने से पहले आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट काम करना है। अब कौन सा जरूरी काम करना है? तुम्हारे मम्मी पापा से तो मैं मिल ली, चाय नाश्ता भी हो गया। बताओ क्या जरूरी काम रह गया? बुआ जी, आप तो जानते ही हो कि ये मेरी यहाँ ससुराल में पहली दिवाली है। कहते हैं दिवाली का पहला दीपक अगर घर की बेटी के हाथों से जलवाओ तो घर में लक्ष्मी का वास होता है, घर में सुख समृद्धि आती है। मंजू के साथ साथ आप भी इस घर की बेटी हो, इसलिए मैं चाहती हूँ मेरी पहली दिवाली का पहला दीपक आप जलाओ, ताकि आपके आशीर्वाद से इस घर में हमेशा सुख समृद्धि का वास रहे। वाह बुआ जी, आज तो दिवाली का पहला दीपक आप जला रहे, आपके तो बड़े ठाठ हैं। साक्षी से इतना सम्मान पाकर सचमुच मालती की आंखें भर आई।
थोड़ी देर पहले वो साक्षी के बारे में न जाने क्या क्या बोल रही थी, पर साक्षी ने इतनी इज्जत दी, इतना सम्मान दिया कि मालती बुआ ने खुशी से साक्षी को गले लगा लिया। इसके बाद मालती बुआ दिवाली का पहला दीपक जलाती हैं और खुशी खुशी अपने घर विदा होती हैं। अब बस करो पुत्र, आज के लिए इतना अभ्यास काफी है। महाराज की जय हो। सदा खुश रहो पुत्र। इस पूरे राज्य में कोई ऐसा तलवारबाज नहीं जो तुमसे बराबरी कर सके, फिर भी इतना कठिन परिश्रम क्यों करते हो तुम? पिताजी, मैं ये परिश्रम अपने लोगों से लड़ने के लिए नहीं कर रहा हूं, बल्कि ये तो उन दुश्मनों के लिए है जिनकी कुदृष्टि हमारे राज्य पर है। तुम्हारे होते हुए किसका दुस्साहस कि वो हमारे राज्य पर आक्रमण करे? ये तो आपका और प्रजाजनों का आशीर्वाद है पिताजी, लेकिन हमारे मित्र राज्यों की सुरक्षा का उत्तरदायित्व भी तो हमारे ऊपर ही है। आपने उनकी रक्षा का वचन दिया था पिताजी, और मैं अंतिम सांस तक आपका वचन निभाऊंगा। अपने बेटे की बात सुनकर महाराज सूर्य कुमार मुस्कुरा दिए और वहां से चले गए। ये कहानी है सूरजपुर राज्य की, जहां के राजा सूर्य कुमार बहुत ही दयालु और ताकतवर थे। उनका बेटा सुकुमार भी उनसे कम नहीं था। प्रजा सुकुमार को बहुत पसंद करती थी। वक्त बीता तो राजा सूर्य कुमार ने अपने बेटे सुकुमार को राजगद्दी पर बिठा दिया। हर तरफ खुशी की लहर दौड़ गई, लेकिन तभी बगल के राज्य अंबापुर पर शत्रुओं ने हमला कर दिया। अंबापुर के राजा आदित्य राज ने सूर्य कुमार से सहायता मांगी और फिर, पुत्र, पराक्रम दिखाने का समय आ गया है। अंबापुर पर शत्रुओं ने हमला कर दिया है, तुम्हें उनकी रक्षा के लिए जाना होगा। जो आदेश पिताजी। आदेश मिलते ही सुकुमार अपनी सेना के साथ अंबापुर के लिए रवाना हो गए। 2 दिनों तक युद्ध चला और फिर राजा सुकुमार ने शौर्य और पराक्रम से शत्रुओं को मार भगाया। जब युद्ध खत्म हो गया तो राजा सुकुमार अंबापुर के राजा आदित्य राज के महल में पहुंचे। मैं किन शब्दों में आपका धन्यवाद करूं? राजन, आप मेरे पिताजी के मित्र हैं, तो ऐसा कैसे हो सकता है कि आप पर कोई संकट आए और हम आपका साथ न दें? अब आप सुरक्षित हैं, तो मुझे सूरजपुर वापस लौटना होगा। आज्ञा दीजिए राजन। रुकिए महाराज सुकुमार, आपने हम पर बहुत बड़ा एहसान किया है, किंतु फिर भी एक इच्छा बाकी है। आदेश करिए राजन। महाराज, मैं अपनी चारों पुत्रियों का विवाह आपसे करना चाहता हूं। यदि आपकी हाँ हो तो ये मेरा और मेरी पुत्रियों का सौभाग्य होगा। सुकुमार की सहमति मिलते ही ठीक उसी दिन मंडप लगाया गया और राजा आदित्य राज ने अपनी चारों बेटियों की शादी राजा सुकुमार के साथ कर दी। फिर सुकुमार अपनी चारों पत्नियों सुंदरी, जानकी, जानवी और गौरी को साथ लेकर सूरजपुर चले आए। सूरजपुर आते ही सुकुमार ने सूर्य कुमार को सारी बात बता दी। बेटे के विवाह से सूर्य कुमार बहुत खुश हुए और चारों रानियों के स्वागत में बड़ा उत्सव मनाया गया। ठीक 2 दिन बाद दशहरा था तो राज्य में दोहरी खुशी थी, लेकिन इस खुशी के माहौल में भी सुकुमार कुछ चिंता में दिख रहे थे। क्या हुआ पुत्र? लगता है मेरा बलशाली पुत्र 4 पत्नियों के आ जाने से तनाव में आ गया है। ऐसी बात नहीं है पिताजी, वो चारों ही अच्छी हैं, पर एक समस्या है जो मुझे परेशान कर रही है। तो क्या मैं तुम्हारी इसमें कुछ सहायता कर सकता हूँ? जी पिताजी, आप ही हैं जो मेरे मन की शंका को दूर कर सकते हैं। मैंने उन चारों बहनों से एक साथ विवाह किया है, तो इस तरह उनमें कोई भी बड़ी या छोटी नहीं है, पर वो चारों आपस में बहनें हैं, तो एक दूसरे से बड़ी या छोटी हैं। तो अब मेरा प्रश्न ये है कि उनमें से मैं किसे अपने साथ सिंहासन पर बैठाऊं, क्योंकि दिवाली से पहले मुझे उनमें से किसी एक को चुनना ही होगा जो इस राज्य की महारानी कहलाएगी और बाकी तीनों मेरी रानियां कहलाएंगी। समस्या तो विकट है, लेकिन मेरी समझ से सूरजपुर की महारानी उसे ही बनना चाहिए जो महारानी बनने योग्य हो। अब मेरे पास एक उपाय है। ऐसा करो, तुम अपनी चारों रानियों को एक बराबर स्वर्ण मुद्राएं दो और उनसे कहो कि वो इससे दिवाली की तैयारी करें। चारों रानियां अपनी इच्छा के अनुसार उन मुद्राओं का इस्तेमाल कर सकती हैं। लेकिन उसके बाद क्या पिताजी? पहले उन चारों को मुद्राएं तो दो, फिर बताऊंगा। जैसी आज्ञा पिताजी। अपने पिता की बात मानकर राजा सुकुमार ने अपनी चारों रानियों को बुलाया और फिर उन्हें 500-500 स्वर्ण मुद्राएं देकर कहा, दिवाली आ रही है, मैं चाहता हूँ कि आप चारों अपनी अपनी स्वर्ण मुद्राओं का जैसा चाहे इस्तेमाल करें और दिवाली की तैयारी करें। अब मैं दिवाली पर ही देखूंगा कि आपने इन्हें कैसे खर्च किया। और हाँ,
बस इतना स्मरण रहे कि मुद्राओं का खर्च आप चारों इस राज्य की महारानी की तरह करिएगा। राजा से स्वर्ण मुद्राएं लेकर चारों रानियां चली गईं। कुछ दिन बाद जब दिवाली आई तो सूर्य कुमार को साथ लेकर सुकुमार चारों रानियों के पास एक एक करके गए। सबसे बड़ी रानी सुंदरी ने उन सभी स्वर्ण मुद्राओं को अपना कमरा सजाने में खर्च कर दिया। उसके कमरे में हर सुख सुविधा का सामान था और पूरा कमरा रोशनी से जगमगा रहा था। दूसरी रानी जानकी ने 500 स्वर्ण मुद्राओं से अपने और सुकुमार के लिए कई सारे वस्त्र बनवाए थे, जिनमें सोने के धागे से कलाकारी की गई थी, जो वाकई बहुत ही सुंदर थी। तीसरी रानी जानवी ने सोने चांदी के कई आभूषण बनवाए थे, जो बहुत ही सुंदर और चमकदार थे। और फिर आखिर में जब वो दोनों चौथी रानी गौरी के कमरे में गए तो ये देखकर हैरान रह गए कि उस कमरे में कोई बदलाव नहीं था। ना तो गौरी के पास नए आभूषण थे और ना ही नए वस्त्र। गौरी, आपने उन स्वर्ण मुद्राओं को खर्च नहीं किया क्या? आपकी आज्ञा मैं कैसे पूरी न करती महाराज। आप दोनों मेरे साथ आइए। गौरी अपने ससुर सूर्य कुमार और अपने पति सुकुमार को लेकर महल से बाहर आ गई। तब तक रात हो चुकी थी, लेकिन फिर भी महल के आसपास अंधेरा नहीं था, क्योंकि पूरा महल दियों की रोशनी से जगमगा रहा था। तभी राजा सुकुमार की नजर बगीचे में मौजूद कुछ लोगों पर पड़ी। वो सभी राज्य के गरीब लोग थे, लेकिन उस दिन सभी नए कपड़े पहने खड़े थे और सभी रानी गौरी की जय जयकार कर रहे थे। महाराज, मुझे क्षमा कीजिए, मैं स्वयं के लिए या फिर आपके लिए कुछ नहीं खरीद सकी, क्योंकि मेरी सारी मुद्राएं महल की सजावट और प्रजाजनों पर खर्च हो गईं। जुग जुग जियो पुत्री। राजा रानी प्रजा के लिए माता पिता समान होते हैं, और माता पिता खुद से पहले अपने बच्चों के भले का सोचते हैं। मुझे लगता है कि अब तुम्हारे मन में दुविधा का समाधान हो गया होगा सुकुमार। सुकुमार अपने पिता की बात समझ गया था। उसने मुस्कुराते हुए रानी गौरी का हाथ थामा और उन्हें लेकर महल में चला गया। अभी बहुत सी तैयारियां बाकी थी, क्योंकि अगले दिन की राजसभा बहुत खास होने वाली थी। रानी गौरी को महारानी जो घोषित करना था। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? हमारी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकॉन पर क्लिक करना मत भूलिएगा।